My dear students, welcome to Asian classes. Today we are going to start our next poem, The Seven Ages of Man, composed by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के नाम से आप सभी परिचित हैं. इनका बर्थ हुआ 23 अप्रैल 1564 को एंड उनकी मृत्यु हुई 1616 को. ऐसा माना जाता है कि इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट दोनों सेम थी, जो कि 23 अप्रैल थी. इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है. एवन है वो यहाँ पर जगह का नाम है जो कि इनकी जन्मस्थली थी. और बार्ड मीन्स होता है पोइट. इन्होंने लगभग 154 सोनेट लिखे और 38 प्लेज लिखे. इनके 38 प्लेज में से एक प्ले का नाम है एज यू लाइक इट. जो कि एक कॉमेडी है. आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, सेवन एजेस ऑफ मैन, ये पोएम है वो इसी प्ले में से ली गई है. इसमें एक कैरेक्टर होता है जैकस नाम का, जिसके द्वारा ये पोएम, ये डायलॉग है वो बोला जाता है, जिसे आज हम पोएम के रूप में पढ़ने जा रहे हैं. और ये एक मोनोलॉग है. अब बच्चों, मोनोलॉग होती क्या है, पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं. मोनो मीन्स होता है वन और लॉग मीन्स होता है स्पीच, यानी कोई ऐसा स्पीच जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है. एक लंबा स्पीच किसी के द्वारा बोला जाता है और उस सुनने वाला या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया जाता है, तो वो मोनोलॉग होता है. तो ये हमारी जो सेवन एजेस ऑफ मैन पोएम है वो एज यू लाइक इट में जैकस द्वारा बोला गया एक मोनोलॉग है, और जिसे आज हम पोएम के रूप में पढ़ेंगे. तो बच्चों चलते हैं अपने पोएम पर. पहले हम इसको रीड करते हैं. इसमें पोइट ने है वो अपने एक मनुष्य के जीवन को है वो 7 अवस्थाओं में बांटा है कि किस तरह से एक मनुष्य है वो अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक है वो 7 अवस्थाओं से गुजरता है. ये पोएम बहुत समय पहले लिखी गई थी, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो आज भी ऐसा एहसास होता है कि जैसे ये बिल्कुल आज के समय पर आधारित है. तो पहले पढ़ते हैं अपने इस पोएम को. ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन्स merely players. They have their exits and their intents, and one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages. At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with the satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. And then the lover shying like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrows. Then a soldier full of strange oath and beard like the pard, zealous in honor, sudden and quick in quarrel, shaking the bubble's reputation even in the cannon's mouth. तो बच्चों समझते हैं इस पोएम को, एक्सप्लेन करते हैं. ऑल द वर्ड, वर्ड्स मतलब ये पूरा संसार, इज ए स्टेज. स्टेज मतलब होता है रंगमंच, जहां पर प्रोग्राम किए जाते हैं. तो ये पूरा का पूरा संसार, कवि क्या मानता है कि क्या है, एक रंगमंच है, एक स्टेज है. एंड ऑल द मेन एंड वीमेन, मेन यानी जितने भी यहाँ पर पुरुष हैं, वीमेन यानी स्त्री हैं, जितने भी पुरुष और स्त्री हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मियरली होता है ओनली, केवल, मात्र. प्लेयर्स हैं मतलब पात्र हैं, कैरेक्टर हैं मतलब स्टेज पर परफॉर्म करने वाले पात्र हैं. इस धरती को है वो पोइट ने क्या मान लिया, एक स्टेज मान लिया, और इस पर रहने वाले सारे स्त्री पुरुष बच्चे जितने भी हैं उन सबको उन्होंने क्या माना है, एक कैरेक्टर माना है, पात्र माना है, जो अपना रोल यहाँ पर कर रहे हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स, एग्जिट्स मतलब जाना, निकासी. एंड देयर इंटेंस, इंट्रांस होता है प्रवेश करना.
मतलब वो जाते हैं आते हैं। जैसे स्टेज के ऊपर पात्र है वो आते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, उसी तरह इंसान इस दुनिया में क्या करता है, जन्म लेता है, अपनी रोल अपनी जितनी भी है वो अपने जीवन को जीता है, जीवन काल को जीने के बाद है फिर वो एक दिन वापस है वो चला जाता है, यानी वो मर जाता है। तो उसी तरह पॉइंट ये कहता है कि वो बिल्कुल स्टेज की तरह है ये धरती, इस पर है वो स्त्री पुरुष है वो पात्र हैं और वो आते हैं और यहाँ से जाते हैं। एंड वन मैन, और एक व्यक्ति, इन इस टाइम अपने जीवन काल में, एक व्यक्ति है वो अपने जीवन काल जितना वो जीता है, प्लेज मतलब अदा करता है, मैनी पार्ट्स, पार्ट्स मतलब भूमिकाएं, रोल कह सकते हैं अपनी, कि एक व्यक्ति है वो अपने जीवन काल के अंदर है वो कई भूमिकाएं अदा करता है, कई रोल अदा करता है। मतलब किसी व्यक्ति का जीवन काल है वो उसमें है वो अलग अलग भूमिकाएं अदा करता है, कभी वो माँ बाप भाई बहन, कभी डॉक्टर, कभी टीचर, मतलब सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती है। वो एक समय में एक भूमिका अदा करता है, थोड़े समय बाद दूसरी भूमिका अदा करता है। इस तरह से एक व्यक्ति है वो अलग अलग अपने रोल्स है वो प्ले करता है। इज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और अपने उसके कार्यों के आधार पर, उसकी भूमिकाओं के आधार पर है वो कवि ने है वो उसे 7 एजेस यानी 7 अवस्थाओं में बांटा है। एजेस यहाँ पर अवस्था, ये 7 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है वो हम आगे पढ़ेंगे कि पोइट ने 7 अवस्थाओं में इन्हें बांटा है। तो बच्चों ये था इसका पहला स्टेंजा, जिसमें पोइट ने है वो पहली लाइन के अंदर है वो इस वर्ड को एक रंगमंच माना। सेकंड लाइन में उसने कहा कि ये स्त्री और पुरुष हैं वो इसके पात्र हैं, करैक्टर हैं, जो यहाँ पर रोल अदा करते हैं। वो इस पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं और फिर वो अंत में मर जाते हैं अपना रोल अदा करते हुए। एक समय के अंदर है वो एक पात्र है वो कई भूमिकाएं अदा करता है, कई रोल अदा करता है, और उनके रोल और भूमिकाओं के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर उसे है वो 7 अवस्थाओं में है वो कवि ने बांटा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें है वो इसने वर्ड की सब में है वो कंपैरिजन है। पहली लाइन के अंदर कंपैरिजन क्या है कि उसने इस पृथ्वी का, इस संसार की तुलना किससे की, स्टेज से की। दूसरे में इसमें आप देखो कि मैन और वीमेन, स्त्री और पुरुष की तुलना किससे की, एक स्टेज पर काम करने वाली प्लेयर्स यानी कैरेक्टर्स थे। तो इन दोनों लाइंस के अंदर जब किसी का इस तरह का कंपैरिजन किया जाता है तो इसमें मेटाफर कहते हैं। इन दोनों ही लाइन के अंदर मेटाफर है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेंजा के अंदर कौन सी लाइन के अंदर मेटाफर है। तो आप ये दोनों लाइन है वो दोनों ही लाइन के अंदर है वो मेटाफर है, क्योंकि आप इसमें देखो ना किसी एज या लाइक वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, इसमें सीधा कंपैरिजन है। तो इस तरह का जब कंपैरिजन होता है तो उसमें मेटाफर होता है। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पोइट ने है वो कितनी अवस्थाएं बताई है मनुष्य के जीवन काल की। तो 7 एजेस 7 अवस्थाओं का जिक्र है वो पोइट ने इस स्टेंजा में किया है। बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पर। वो अवस्थाएं जो पोइट ने हमें बताई है उसको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर रीड करेंगे। तो एट फर्स्ट उसकी पहली अवस्था कौन सी है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट होती है शिशु अवस्था, शिशु। जब इंसान जन्म लेता है इस पृथ्वी पर तो वो शिशु अवस्था में तो ये अवस्था इन्फेंट कहलाती है जब वो जन्म लेता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सिस आर्म, म्यूलिंग मतलब क्राइंग, क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है तो वो सिर्फ रोता रहता है और वो कुछ नहीं जानता, तो क्राइंग रोते हुए। और प्यूकिंग होता है जब छोटा होता है तो वो उल्टियाँ करता है, तो वोमिटिंग उल्टियाँ करते हुए, मतलब रोते हुए। उसकी अवस्था क्या है, रोते हुए और उल्टियाँ करते हुए। इन द नर्सिस आर्म, उसको पालने पोसने वाली, चाहे वो माँ है चाहे वो उसकी दाई माँ आया है, उसकी आर्म्स मतलब हाथों में, उसकी भुजाओं के अंदर है वो रोते हुए और उल्टियाँ करते हुए अपनी है वो इस अवस्था को पूर्ण करता है। सेकंड, ये इसकी पहली अवस्था थी। सेकंड अब कौन सी अवस्था आती है, वाइनिंग स्कूल बॉय, एक स्कूल जाते हुए बच्चे की है वो सेकंड अवस्था के रूप में आती है। तो वाइनिंग मतलब कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए,
बच्चा जब छोटा होता है, जब उसे स्कूल भेजा जाता है तो वो हमेशा शिकायत करता रहता है, उसका बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है स्कूल जाने की, तो वो हमेशा शिकायत करता है कि कोई ना कोई बहाना लगाता रहता है। तो वाइनिंग स्कूल बॉय, एक कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए स्कूल बच्चे की है वो सेकंड उसकी स्टेज आती है। विद दिस सैचल्स, सैचल यानी उसका बस्ता, उसका बैग जो उसके कंधों पर होता है। तो शिकायत करते हुए एक स्कूल बॉय की भूमिका है वो सेकंड स्टेज में वो पूरी करता है। विद दिस सैचल, जिसके कंधे के ऊपर बस्ता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, यहाँ भी एक कंपैरिजन है कि जैसे सुबह का जो मौसम होता है और वो लालिमा होती है और जो फ्रेशनेस होती है, वो सेम फ्रेशनेस है वो उस बच्चे के चेहरे पर है वो दिखाई देती है। तो उसके चेहरे की तुलना है वो शाइनिंग मॉर्निंग फेस से की गई है कि सुबह की तरह है वो उसका बच्चे का चेहरा है वो चमक रहा होता है। क्रीपिंग, क्रीपिंग होता है रेंगना, और वो धीरे धीरे रेंगता हुआ लाइक स्नेल, यहाँ भी कंपैरिजन है कि उसके चलने का कंपैरिजन किससे किया है, स्नेल, घोंगा जो एक जानवर है उससे इसका कंपैरिजन किया है कि वो धीरे धीरे रेंगता हुआ है वो जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, जिसकी स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, अनविलिंगली जिसकी इच्छा ना हो। तो ऐसे बच्चा जो कि कंप्लेन कर रहा है, उसके सैचल उसके मतलब बस्ता उसके पास है और जिसका चेहरा है वो सुबह की चमक की तरह चमक रहा है और बिल्कुल स्नेल की तरह है वो रेंगता हुआ है वो जा रहा है, जिसकी स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इस तरह का अपनी वो सेकंड स्टेज है वो पूरी करता है। अब आते हैं बच्चों थर्ड स्टेज के ऊपर। अब थर्ड स्टेज उसकी कौन सी है, लवर की। इसमें देन द लवर, अब आती है उसकी थर्ड स्टेज लवर यानी एक प्रेमी की भूमिका। शाइंग लाइक फरनास, फरनास होती है भट्टी। जिस तरह से एक भट्टी के अंदर आग भभकती है या गरम लपटें जो निकलती है, उसी तरह से है वो शाइंग यानी आहें भरते हुए, वैसी ही गरम आहें हैं वो भरते हुए। उसकी कंपैरिजन किया है कि एक प्रेमी की जो आहें हैं उनका कंपैरिजन किया है एक भट्टी से निकलने वाली आग से। विद ए वॉयफुल बैलेड, वॉयफुल बैलेड होता है बच्चों विरह गीत, अपनी बिलव्ड की याद में है वो विरह गीत यानी सैड सॉन्ग कह सकते हो आप, कि विरह गीत वो मैड टू इज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की याद में है वो विरह गीत लिखता है। मिस्ट्रेस आईब्रो का मतलब होता है अपनी जो इसकी बिलव्ड है उसकी सुंदरता की प्रशंसा में है वो विरह गीत लिखता है। तो बच्चों इस तरह से वो अपनी थर्ड स्टेज कंप्लीट करता है। तो बच्चों जानते हैं पहले इसके क्वेश्चन दोनों स्टेज में, कि एक तो इसमें मेटाफर का यूज हुआ है इस लाइन के अंदर, शाइनिंग मॉर्निंग फेस। सेकंड जो ये क्रीपिंग लाइक स्नेल, इसमें है वो एज या लाइक वर्ड का यूज हुआ है, और जिस कंपैरिजन के अंदर एज या लाइक वर्ड का यूज होता है तो वहाँ पर है वो हमेशा सिंगली होती है। सीधा कंपैरिजन ना करके इसमें जब एज या लाइक वर्ड का यूज करते हैं तो उसमें सिमली होती है। और शाइंग लाइक फरनास, तो इसमें भी आप देखोगे कि लाइक वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये भी एक सिमली है जिसमें उसकी आहों की तुलना है वो भट्टी से की गई है। चलते हैं बच्चों फोर्थ स्टेज के ऊपर। देन ए सोल्जर, तब उसकी चौथी स्टेज आती है एक सैनिक के रूप में। मतलब हर व्यक्ति है वो सैनिक नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि ये ऐसी अवस्था होती है जब एक व्यक्ति के अंदर है वो सैनिक के गुण है वो आ जाते हैं। तो देन ए सोल्जर, तब एक सैनिक के रूप में, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, एक अजीब अजीब ओथ होती है कसमें, शब्द, वो अजीब कस्में खाता है, वादे करता है, शब्द लेता है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, लाइक द पार्ड, पार्ड का मतलब यहाँ पर लियोपार्ड, तेंदुए के समान। उसकी जो दाढ़ी है वो कैसी हो जाती है, तेंदुए के समान, मतलब वो असभ्य हो जाता है, अनसिविलाइज्ड की तरह रहता है। मतलब एक उसकी ये अवस्था होती है वो किशोरावस्था की जो बाद की अवस्था होती है उसके
ऐसा समय होता है जब वो कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, वो चाहता है कि समाज में उसकी रेपुटेशन बने, लोग उसे सम्मान दें। तो इस तरह की अवस्था ये होती है, इसलिए वो कस्में खाता है या अपने आप को है वो थोड़ा असभ्य रखता है। जेलिस इन ऑनर, दूसरों के सम्मान में, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, दूसरों के सम्मान से जेलिस यानी ईर्ष्या रखता है। जब किसी दूसरे का सम्मान मिलता है तो उसे दुख होता है या वो जलन रखता है। सडन एंड क्विक इनक्वार, और अचानक, और क्विक मतलब हमेशा तैयार रहता है, क्वार मतलब झगड़ा करने के लिए, हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब यहाँ पर होता है बुलबुला, रेपुटेशन इज्जत सम्मान, मतलब एक क्षणिक, यहाँ बुलबुले का इसलिए वर्ड हुआ है क्योंकि जो इसका कोई महत्व नहीं होता, क्षणिक होता है, मतलब थोड़े समय के लिए ये दिखाई देता है, तो इसलिए कहा है कि क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए भी वो झगड़े करने के लिए तैयार रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और यहाँ तक कि है वो तोप के मुँह में भी जाने को तैयार रहता है। सम्मान प्राप्त करने के लिए, रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। कैनन्स माउथ यानी तोप के मुँह में, तोप के मुँह में भी जाने को तैयार रहता है। तो बच्चों इस तरह से हमने अब तक 4 स्टेज है वो पढ़ी है। पहली है वो एक इन्फेंट यानी शिशुअवस्था, सेकंड एक स्कूल बॉय के रूप में, और थर्ड है वो एक लवर के रूप में, और फोर्थ स्टेज रही एक सोल्जर के रूप में। तो ये चारों स्टेज अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब बाकी हमारी 3 स्टेज है जो अभी हमने पढ़नी है। तो आप, मुझे लगता है अब तक इतनी पोएम है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट 3 जो स्टेज है उनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।